चलें तो स्टूडेंट्स देखें मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग मास सिस्टम। अब इस स्प्रिंग और मास सिस्टम जो है इसको हमने प्रूव करना है, इसका वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर तो ये जो आपका मोशन होगा ये इस एक्सप्रेशन को फॉलो करता है तो इसका मतलब इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो चलें देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखें, आपने सिंपल एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। ये जो नॉर्मल वाली हालत है, मीन इक्विलिब्रियम वाली हालत, वो मैंने आपको इस डायग्राम में शो कर दी है, सेकेंड वाली में, ठीक। और फिर इस ऑब्जेक्ट को आपने खींचा, स्ट्रेच किया, तो ये वाली जो हालत है मैंने फर्स्ट डायग्राम में शो कर दी है। और खींच के जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापसी मीन पे आएगा और फिर और आगे चला जाएगा कंप्रेस होने के लिए। तो इस कंडीशन को मैंने थर्ड डायग्राम में शो कर दिया है। अभी ये रेस्ट की हालत में है, इसका मतलब ये मीन पोजीशन हो गई इसकी, और जब मीन पोजीशन पे है तो इसका जो फासला है x वो 0 है, ठीक। अब आप क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को, इस मास को पकड़ के खींचते हैं और खींचकर इस पॉइंट तक लेकर आ जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक, सही। तो आप इसको इधर खींचने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ये किसकी फोर्स है? ये आपकी फोर्स है, फोर्स अप्लाइड जो आपने लगाई। अब जब आप इसको फोर्स लगा के यहाँ तक ले आए हैं तो आप महसूस करेंगे, फील करेंगे कि ये स्प्रिंग वापसी पीछे की तरफ जाना चाहता है, वो वापसी इधर बैकवर्ड एक फोर्स लगा रहा होगा। या ऐसे समझ लें कि अगर आप इसको ऐसे पकड़ के कंप्रेस कर देते हैं, अंदर की तरफ कंप्रेस कर देते हैं, आप फोर्स लगाते हैं इस तरफ, इसको ऐसे अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं यहाँ से, तो ये आपकी फोर्स अप्लाइड। जब आप इसको ऐसे कंप्रेस करके रखेंगे तो आप फील करेंगे कि ये स्प्रिंग वापसी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इधर इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को स्टूडेंट्स हम शो करते हैं एफ एस से। तो ये स्प्रिंग वापसी पीछे की तरफ ले जाएगा, इसको बॉडी को फोर्स लगाएगा इस तरफ, इस फोर्स को हम शो करेंगे एफ एस से। एफ एस बोले तो स्प्रिंग की फोर्स कह लें इसको, और इस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो एफ एस है, एफ एस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों कहते हैं इसको इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स? मतलब क्या है इसका वो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले रेस्ट की हालत में था ऑब्जेक्ट ना, मीन पोजीशन पे सुकून की हालत में था, इसकी ओरिजिनल कंडीशन ये वाली है। अब आपने इस पे फोर्स लगाया और इसकी ओरिजिनल वाली कंडीशन से इसको बिगाड़ दिया, आप इसको एक्सट्रीम पे लेके आ गए। तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा हो जाती है जो कि इस स्प्रिंग को या इस ऑब्जेक्ट को वापसी ओरिजिनल वाली हालत पे रखना चाहती है, वापसी इसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहती है। इनिशियली कहाँ पे था ये? मीन पोजीशन पे। तो अब ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, ये वापसी बैकवर्ड लगती है इस तरफ। इस तरफ क्यों? क्योंकि ये वापसी इस बॉडी को मीन की तरफ ले जाना चाहती है। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे है तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, मीन की तरफ ले जाना चाहेगा। जब आपने इसको कंप्रेस किया तो अब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब वापसी मीन की तरफ ले जाना चाहेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसीलिए कहा जाता है इसको कि ये जो फोर्स होती है ये ओरिजिनल वाली जो हालत होती है उसको रीस्टोर करना चाहती है, वापसी ओरिजिनल वाली पोजीशन पे, ओरिजिनल वाली कंडीशन में आना चाहती है। लिहाजा स्प्रिंग की इस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, कि वापसी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम वाली हालत जो है वो रीस्टोर करना चाहती है। क्योंकि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब की सब क्या चाहती हैं कि अपनी ओरिजिनल हालत में वो रहें। लिहाजा ये जो फोर्स है इसी वजह से वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है स्प्रिंग की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद ये जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाता है, ये लगाता कितनी है उस चीज को स्टडी किया था तकरीबन 1660 में। किसने?
एक साइंसदान थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने इसको स्टडी किया था कि स्प्रिंग वापसी बैकवर्ड जो ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है मीन पोजीशन की तरफ जाने के लिए, वो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लगाता है उसको इन्होंने स्टडी किया। और क्या स्टडी किया इन्होंने ये देखा स्टूडेंट्स कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स वापसी बैकवर्ड ये लगा रहा है, ये उतनी ही ज़्यादा लगाएगा जितना ज़्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये देखा कि जब इस बॉडी को आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा ही मूव करवाएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगी वो भी थोड़ी सी ही लगेगी। अगर आप ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाएंगे तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी पीछे की तरफ। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, फील भी किया होगा कि स्प्रिंग को मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा इधर लेके जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड लगती है। या इस तरफ अगर देखें तो जितना ज़्यादा इसको कंप्रेस करेंगे, अगर थोड़ा सा ही कंप्रेस करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी थोड़ी सी ही लगेगी। लेकिन अगर ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे इसको आप, तो फिर ऑब्जर्व करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा फासला आप दूर लेके जाएंगे, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो स्टूडेंट्स मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन आपकी, मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन से डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मीन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ठीक, मीन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करना शुरू करते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात उन्होंने स्टडी की कि फासला जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने स्टूडेंट्स ये भी ऑब्जर्व की, ये भी स्टडी की कि जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, क्योंकि जाहिर है ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है वो ऑब्जेक्ट को मीन की तरफ ले जाना चाहती है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। देख सकते हैं जब आपने इसको यहाँ खींचा है तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है मीन की तरफ, ठीक, और जब आपने इसको कंप्रेस किया तो ये इस डायरेक्शन में लग रही है मीन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है, और उस डायरेक्शन को हम शो करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव साइन से। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। जब आप स्ट्रेच करेंगे तब भी मीन पोजीशन की तरफ, जब आप कंप्रेस करेंगे तब भी मीन पोजीशन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को स्टूडेंट्स रिमूव करते हैं तो आपको पता है एक कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट जो आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वो आ जाएगा के। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम कहते हैं हुक्स लॉ, क्योंकि हुक ने हमें बताया था इसके दरमियान रिलेशन, लिहाजा इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक, और ये जो के यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पे बात कर लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट पे बात करने के लिए आप पहले यहाँ से के को सेपरेट कर लें। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी एफ एस स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू के। नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रही है कि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, तो वो लिखें ना लिखें एक ही बात है, मसला नहीं है। यहाँ के के बारे में आप बात कर सकते हैं। के का जब आप यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका, फोर्स कोई भी हो न्यूटन हो जाएगा, और एक्स का आ जाएगा मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है वो स्टूडेंट्स फोर्स यूनिट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का। और यहाँ से अब हमें पता चल सकता है कि के एक्चुअली हमें क्या बताता है स्प्रिंग के बारे में।
के स्टूडेंट्स असल में ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि स्प्रिंग में कितनी काबिलियत है फोर्स लगाने की, रीस्टोरिंग फोर्स लगाने की। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब ये हो गया कि कितनी रीस्टोरिंग फोर्स वो स्प्रिंग लगाता है जब पर मीटर उसको स्ट्रेच किया जाता है, 1 मीटर उसको स्ट्रेच किया जाता है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो के की वैल्यू हो जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग्स की डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको 2 स्प्रिंग बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज ये 2 स्प्रिंग मौजूद हैं, ठीक, एक ये और एक ये। दोनों स्प्रिंग जो सेम है स्टूडेंट, दोनों स्प्रिंग, बस फर्क इतना है कि ये वाला स्प्रिंग पतली वायर का है और ये वाला मोटी वायर का है, ठीक, ऐसे। अब हम ये कहते हैं कि आप इन दोनों स्प्रिंग्स को 1-1 मीटर स्ट्रेच करें, या 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझने के लिए आप सिर्फ इतना कहते हैं कि हम इसको 1-1 सेंटीमीटर इसको हम स्ट्रेच करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक। जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे कि ये स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा बैकवर्ड इस तरफ, ठीक। इसी तरह ये जो मोटी वायर का आपके पास एक मोटा स्प्रिंग है, इसको भी अगर आप 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लेते हैं, लेट सपोज इसको भी 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर लिया, तो यहाँ भी आप फील करेंगे कि ये एक अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। अब आप खुद मुझे बताएं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के बाद, वो ये स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स लगाएगा रीस्टोरिंग, या ये वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा रीस्टोरिंग फोर्स? तो जाहिर है आपको पता है, कॉन्सेप्चुअली भी ये बात सही है कि जो स्प्रिंग मोटा होगा, मोटी वायर का, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में ज़्यादा काबिलियत है वापसी बैकवर्ड जाने की, मीन पोजीशन की तरफ जाने की, मतलब अपनी ओरिजिनल हालत में जाने की इस स्प्रिंग में ज़्यादा काबिलियत है। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ ले जाना, ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करना, ओरिजिनल हालत। तो इस वाले स्प्रिंग में ज़्यादा काबिलियत है कि वो अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा ताकत से जो है वो रीस्टोर कर सकता है। जबकि ये वाला स्प्रिंग जो है वो कम रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, लिहाजा इसकी जो कांस्टेंट जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी कम है, ये थोड़ी कम फोर्स लगाएगा, थोड़ी कम शिद्दत से ये वापसी मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसकी कम होगी। तो लिहाजा ये मटेरियल की या स्प्रिंग की प्रॉपर्टी कहलाती है कि वो कितनी शिद्दत से, कितनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगा के वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो वापसी रीस्टोर करना चाहता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम शो करते हैं के से, स्प्रिंग कांस्टेंट से। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग्स आपके पास मौजूद हैं, इन स्प्रिंग्स में कितनी सलाहियत है फोर्स बर्दाश्त करने की। आप इसको जब स्ट्रेच करते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी लिमिट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो स्ट्रेच्ड ही रह जाते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने की। जबकि जो मोटी वायर होती है, मोटी वायर का स्प्रिंग, उस पर अगर आप स्ट्रेच करते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, तो वो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। मतलब उसको आप ज़्यादा खींच भी लेंगे तो वो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और वो चिर नहीं जाएगा, बल्कि वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वो फिर भी आ सकता है, उसमें काबिलियत ज़्यादा है। लिहाजा के जो होती है वो स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक। आप यूं भी कह सकते हैं कि के की वैल्यू किसी स्प्रिंग की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छा वो आपके पास स्प्रिंग होगा, उतनी ही ज़्यादा उसमें ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये जो हुक्स लॉ की है इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें आप। दूसरी एक और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखें रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ठीक है ना,
ये जो मास इस स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये स्प्रिंग जो है वो क्या लगा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जब भी फोर्स लगती है एक्सेलरेशन पैदा होती है। इस बात को हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लॉ स्टूडेंट्स कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये बताता ये है कि जब भी आपके पास फोर्स लगती है एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक, तो जब यहाँ पे आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर, स्प्रिंग के साथ ही बॉडी अटैच है और रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो जाहिर है इस मास के ऊपर भी लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स। और जब इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी मास के ऊपर, तो फिर इसमें क्या पैदा होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पैदा होगी। बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी या जो स्प्रिंग है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन पैदा होगी इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स लगेगी, उतनी ही ज़्यादा उस मास में, ये वाले मास में क्या होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए नोट करें कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी जो है वो बराबर रीस्टोरिंग फोर्स के है और सेकंड इक्वेशन भी बराबर है रीस्टोरिंग फोर्स के। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को स्टूडेंट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो एम ए बराबर आ जाएगा माइनस का के एक्स, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स आपने जो प्रूफ करनी थी, इसकी जो कंडीशन थी, जो एक्सप्रेशन थी, वो ये वाली थी, एक्सेलरेशन इस साइड और डिस्प्लेसमेंट इस साइड। तो एक्सेलरेशन को यहीं छोड़ दें, एम मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर जाएगा। तो यही एक्सेलरेशन आपकी बन जाएगी माइनस के अपॉन एम और उसके बाद एक्स, एम के नीचे आके डिवाइड कर गया। यहाँ से स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप हमने बनाया, किस तरह से बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करना होता है हमने, तो उसकी जगह पे एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट के साइन आ जाते हैं। एक प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाता है। अगर कहीं हमारे पास इक्वल टू और कांस्टेंट मौजूद हों तो उन दोनों को हटा के हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन भी लगा सकते हैं। फिर तो वही हमने यहाँ पे किया कि इस इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू और ये दो कांस्टेंट्स मौजूद थे। ठीक, तो ये कांस्टेंट पूरा का पूरा हमने हटा दिया और ये इक्वल टू हटा दिया। इन दोनों की जगह पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगा दी। तो इक्वल टू ए सेम आ गया, इक्वल टू चला गया, प्रोपोर्शनलिटी की साइन माइनस आ गया, ये भी चला गया, कांस्टेंट एक्स आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये बना लिया। यहाँ पे के तो स्प्रिंग कांस्टेंट था और एम जो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे मास है बॉडी का। ये मास भी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये मास बार बार चेंज तो नहीं करेंगे, लिहाजा ये मास भी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, वो इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। लिहाजा इसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यूं हम कहते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स।